बोर्ड में पिछले जो 75 साल है, इन 75 सालों में जितनी वक्फ बोर्ड की जमीन में वृद्धि हुई है उतनी वृद्धि पहले 700 सालों में कभी नहीं हुई। अगर हम एक अंदाजा लगाएं, उस अंदाजे के हिसाब से लगभग 500 साल मुगलों ने राज किया, उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। इन टोटल 700 सालों में जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन थी वो 50,000 एकड़ थी। किंतु 75 सालों में कांग्रेस के राज में जो जमीन आई है वक्फ बोर्ड के पास वो 10 लाख एकड़ हो गई है। इतनी जमीन में वृद्धि कैसे हुई, किस प्रकार हुई, आज हम बात करेंगे विस्तार से इसके बारे में। बने रहिए हमारे साथ। आर्म्ड फोर्सेस के पास जो जमीनें हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। उसके बाद रेलवे के पास जो जमीन है वो बड़ी संख्या में है। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर वक्फ बोर्ड ही है। वक्फ की संपत्ति कैसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रही, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। वर्ष 2014 की बात है। चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले तत्कालीन सरकार ने 123 प्राइम लोकेशंस की प्रॉपर्टी से अपना दावा छोड़ दिया था और जिनको बिना किसी पुख्ता आधार के वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था। दूसरा उदाहरण अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सूरत नगर निगम की बिल्डिंग को गुजरात के वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। तीसरा उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे, जो हंसी की भी बात है थोड़ी। साल 2018 में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर अपना दावा ठोक दिया। सुन रहे हैं आप, ताजमहल पर अपना दावा ठोक दिया कि ताजमहल वक्फ संपत्ति है। इस पर एएसआई ने भी विरोध किया। एक और उदाहरण लेते हैं। तमिलनाडु का एक गांव, जिस पूरे गांव पर ही वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया और उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। उस गांव में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। वहां एक 1500 साल पुराना मंदिर भी था। लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना है, तो 1500 साल पुराना मंदिर कैसे वक्फ प्रॉपर्टी हो सकता है? इस बात का खुलासा तब हुआ जब उस गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम था राजगोपाल, उन्होंने अपनी 1.25 एकड़ जमीन बेचनी चाहिए। उनको जमीन बेचने पर उनसे कहा गया कि पहले वक्फ से एनओसी लेकर आओ। तब वे घबराए और उन्होंने और ज्यादा पड़ताल करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ये तो पूरा गांव ही वक्फ संपत्ति घोषित हो चुका है। पूरे गांव की संपत्ति 396 एकड़ थी। वक्फ प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। एक होती है वक्फ अल औलाद। वक्फ अल औलाद वो प्रॉपर्टी होती है जो अर्जित की जाती है, जिसको यदि आप दान करते हैं, अल्लाह के नाम करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है। इसी को वक्फ अल औलाद कहा जाता है। दूसरे प्रकार की प्रॉपर्टी जानकर आप चौंक उठेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरे प्रकार की प्रॉपर्टी का नाम है वक्फ बाय यूजर। हालांकि ये कंसेप्ट किसी भी बड़ी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं है, पर भारत में है। किसी भी प्रॉपर्टी पर आप धार्मिक कार्य करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को आप वक्फ बाय यूजर कर सकते हैं। भले ही आपके पास उसके कोई दस्तावेज ना हो, भले ही आपके पास उसकी रजिस्टर्ड डीड ना हो, तब भी आप उस प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं। वक्फ बाय यूजर इसी को कहा जाता है। आपको बता दें कि वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट 1995 से पहले नहीं था। वर्ष 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट करके एक कानून बनाया, जिस कानून के तहत वक्फ बाय यूजर का नियम ऐड किया। उस अमेंडमेंट में वक्फ को इतनी पावर मिल गई कि वक्फ जिस धार्मिक स्थान का प्रयोग करता था, जो रजिस्टर्ड डीड है या उसके जो कागजात है, भले ही उनके नाम नहीं है, फिर भी वो उस संपत्ति को वक्फ कर सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि वे किसी संपत्ति को धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल करके और फिर उसी को वक्फ बना सकते थे। ये इतनी बड़ी पावर वक्फ को 1995 में दे दी गई थी। हर 10 साल में वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाता है। इस सर्वे में अगर किसी गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी पाई जाती है तो वरिष्ठ वकील विष्णु जैन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 2010 के जजमेंट में यह कहा गया था कि गैर मुस्लिम पर यह सर्वे लागू नहीं होगा। किंतु इस आदेश को पलटने के लिए 2013 में तत्कालीन सरकार ने वक्फ एक्ट के सेक्शन 6 में बदलाव किए। इस बदलाव के बाद वक्फ को फिर से एक नई पावर मिली। इस पावर के तहत यदि गैर मुस्लिम की जमीन वक्फ सर्वे में आती है तो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही उसका फैसला किया जाएगा और उस जमीन वाले ओनर को, जिसकी प्रॉपर्टी है वो, उसी को ये साबित करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। उस पर
कोई भी अपील आप रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं कर सकते थे।